जब ए से बी जाएंगे, ए से बी, ये ए और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट ऐसे खींचेंगे तो ये वाला एंगल बनाएगा, उसका स्पर्शी रेखा। लेकिन यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे तो ये स्पर्शी रेखा उसका आएगा। इसको मान लो थीटा 1, इसको थीटा 2 मान लो, क्लियर ना। तो जब यहाँ का स्पर्शी रेखा थीटा 2 बना रहा है और यहाँ का स्पर्शी रेखा थीटा 1 बना रहा है, जैसे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर थीटा 1 ज्यादा होगा थीटा 2 से, और जब थीटा 2 कम तो टेन थीटा 1 ज्यादा होगा टेन थीटा 2 से, और जिसका प्रवणता ज्यादा होता है उसका वेग भी ज्यादा होता है, v1 ज्यादा होगा v2 से। मतलब यहाँ पर वेग क्या है, v1 है जो ज्यादा है, यहाँ का वेग v2 है जो कम है। इसका मतलब यहाँ का ज्यादा और यहाँ का कम का मतलब जब इधर से इधर जाएंगे तो उसका वेग क्या करेगा, घटेगा। इधर से इधर जाएंगे तो वेग घटेगा। इसलिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये है कि ए से बी जाने पर क्योंकि उसका प्रवणता मतलब tan थीटा घट रहा है। इसको देख लो अब, इसका आंसर देखो। जो क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन इसमें दिया है कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रहा होगा और उसके वेग और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है, और जो वेग और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है उसमें ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इंटरवल में त्वरण ज्यादा होगा कि इस इंटरवल में, किस इंटरवल में। तो पहली बात, वेग दिया है समय के साथ ग्राफ, तो उसका जो प्रवणता आएगा, प्रवणता वो क्या आएगा, वेग और समय के बीच का प्रवणता क्या आएगा, त्वरण आएगा। इसका मतलब जो O और A के बीच का प्रवणता है, मान लो उसको थीटा 1 मान लेते हैं, और जो BC वाला प्रवणता है उसको मान लेते हैं थीटा 2, क्लियर ना। तो जो tan थीटा 1 आएगा वो इसका प्रवणता बताएगा, tan थीटा 1 इसका प्रवणता बताएगा। वही क्या होता है, त्वरण। अच्छा, इसका प्रवणता तो जीरो हो जाएगा। किसका प्रवणता जीरो होगा, ए से बी का। तो इसका प्रवणता जीरो मतलब इसका प्रवणता त्वरण देता है, तो इसका त्वरण जीरो हो जाएगा ए से बी के बीच में। हमें बस पहचानना है, ज्यादा बताना है ना कि कौन सा ज्यादा त्वरण होगा। तो मैटर इसमें केवल है ओ और ए के बीच में, अब बी और सी के बीच में तुम चेक करना होगा तुम्हें कि किसका त्वरण ज्यादा होगा। तो प्रवणता से चेक करेंगे, बताओ इसका प्रवणता कितना हो जाएगा। उसको चलो मान लेते हैं tan थीटा 2, ये इसका त्वरण आ जाएगा। अच्छा, तो tan थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा 1 का वैल्यू, ये देखो लंब है और ये आधार है, v0 बाई क्या, t0, v0 बाई t0। थीटा 2 का प्रवणता क्या होगा, ध्यान देना ये है ना, ये वाला वैल्यू लंब कहलाएगा, ये थीटा 2 है, ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। बताओ इसका आधार कितना होगा, 3t0 माइनस 2t0 मतलब t0, और ये जो होगा ये आ जाएगा 2v0, क्योंकि 3v0 में से v0 घटाएंगे तो 2v0 आ गया, या क्या 2v0 बाई क्या t0। अब तुम देखो ध्यान से, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो बोलेंगे ये ज्यादा है, क्योंकि इस वाले का देखो ये डबल है, बस हो गया। अगर ये A1 है और ये A2 है तो A1 कम होगा और A2 क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब A2 ज्यादा होने का मतलब, ध्यान देना, B त्वरण ज्यादा होगा। तो इसको नोट कर लो। अगर ये बोल दिया जाए कोई वस्तु है वो एक सीधी रेखा में ऐसे गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये प्रारंभिक वेग है। या तो इसका प्रारंभिक वेग जो है 0 ले लेते हैं, इसका प्रारंभिक वेग 0, और जिसका त्वरण दिया हुआ है वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग क्या है बताओ, 0 है, और त्वरण क्या है बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ 4 सेकेंड में वस्तु द्वारा
ये 0 समय पर चलना शुरू किया है, 0 समय पर चलना शुरू किया है। 4 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बस नया ध्यान देना, 4 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताओ क्या आंसर दोगे इसका? पहले वेलोसिटी क्या निकालेंगे? डायरेक्ट तुम आंसर के लिए देखो, फॉर्मूला यूज करो ना। तुम्हें दूरी निकालना है ना। दूरी मतलब ध्यान देना, क्योंकि कहीं दिशा बदलेगा नहीं तो विस्थापन ही दूरी कहलाएगा। क्योंकि विस्थापन दूरी कब बदलता है? जब वस्तु का दिशा बदलता है, तब विस्थापन कुछ और आंसर आएगा और दूरी का कुछ और आंसर आएगा। अब ध्यान देना, यहां पर लगाओगे S बराबर, इसलिए लगाएंगे क्योंकि समय दिया है और दूरी पूछ रहा है, मतलब दूरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो आएगा कितना आएगा? बताओ 0 ही हो गया प्रारंभिक में, प्लस हाफ ए का वैल्यू बताओ, ए का 2 इंटू 4 का स्क्वायर, क्या 16 मीटर आ गया? मतलब वो 4 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 16 मीटर जाएगा। अच्छा अब ध्यान देना, ये बताओ अगर इसका वेग पूछा जाए, वेग इस वाले केस में वेग समय के साथ, तो क्या v बराबर फॉर्मूला लिख सकते हो ना? तो v बराबर 0 प्लस a का वैल्यू कितना है? 2 दिया है इंटू टी, v इक्वल टू क्या आ गया? 2t आ गया। बोलो अब हमें करना क्या है? यहां पर v और t के बीच ग्राफ खींचना है, v और t के बीच ग्राफ खींचना है। अब बताओ कैसा ग्राफ आएगा v और t के बीच? v इक्वल टू 2t दिया है, ये समीकरण है। कभी भी कोई भी ग्राफ खींचना हो तो सबसे पहले उसका इक्वेशन या समीकरण प्राप्त करते हैं, और जैसा समीकरण मिलता है उसके हिसाब से उसका ग्राफ बनता है। तो ध्यान देना, यहां पर v इक्वल टू 2t का ग्राफ देखो, y इक्वल टू mx प्लस c, इसके बारे में बता चुके हैं। क्या कौन क्या देता है? जैसे m वो v जो है वो y की जगह है, v y की जगह, t जो है वो x की जगह है। तो देखो ये m हो जाएगा, y इक्वल टू m x प्लस c, c 0 है, c कुछ नहीं है तो 0 है। बताओ c का 0 होना मतलब ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ पर c 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा। अच्छा बताओ उसका प्रवणता या स्लोप क्या है? प्लस है, तो प्लस होने का मतलब इधर झुकेगा ऐसे, समझे? अब बताओ इधर झुकेगा। अब बताओ इसमें जो है अगर हम ये बोले चलो 0 समय पर ये सेकंड में दिया होगा और ये मीटर पर सेकंड में दिया होगा, यूनिट मात्रक। तो 0 समय पर उसका वेग भी क्या था? 0 था। तुम यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, 0 समय पर 0 आएगा वेग। लेकिन बताओ तुमसे ये पूछे कि 4 सेकंड अगर समय बीत गया तो 4 सेकंड पर उसका वेग क्या होगा? तो देखो ग्राफ ये है ना, तो 4 सेकंड पर उसका जो वेग आएगा तो ये एक वेग आएगा वेग। अब वो कैसे मालूम करोगे? ये 4 सेकंड को इस समीकरण में रख दो, वेग आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 सेकंड यहाँ रखोगे तो ये 8 आ गया, इसका मतलब कि 4 सेकंड पर ये 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। समझे? अब बताओ ये किसके बीच का ग्राफ है? समय वेग के बीच ग्राफ है। मतलब समय वेग के बीच ग्राफ में जो ये वाला त्रिभुज बना है, 0 समय से लेकर के 4 सेकंड के बीच का जो त्रिभुज बना है, ट्रायंगल बना है, अगर उसका तुमसे एरिया पूछे तो बताओ इसका एरिया क्या है? उसका एरिया आ जाएगा हाफ, बेस कितना है? 4, इसका हाइट कितना है? वहीं 8 निकाले हैं, ये 8 है। बताओ क्या है? 16 मीटर आ गया। अच्छा बताओ जो मैथमेटिकली, ध्यान देना ये कहां से डिराइव होकर के आया है? भूलना नहीं, इसका जब डेरिवेशन जहां पढ़ाए थे तुम्हें, इसका डेरिवेशन तुम उस लेक्चर को देखना, तो
उस लेक्चर में इसका जो डेरिवेशन, इसको डिराइव करने का तरीका था वो ये था, ध्यान देना। ये बेस है इसका ये बेस है, मतलब इसी से डिराइव हो करके ये आया है। कहीं ना कहीं इसको तुम ध्यान दो कि मेन फार्मूला यही है। अच्छा, इससे ये कब आया था, उसका कुछ नियम था। उसका नियम ये था कि त्वरण नियत होना चाहिए, त्वरण या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, त्वरण नियत होगा, तभी इस वाले से ये फॉर्मूला आया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेन फॉर्मूला कौन कहलाता है, ये वाला, जो त्वरण बदले चाहे ना बदले, चाहे जो भी हो त्वरण के साथ, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, बस वस्तु सीधी रेखा में चलना चाहिए। तो अब ध्यान देना, तो जो याद करो एक बार बताए थे जब तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, जब इंटीग्रेशन टॉपिक बेसिक लेक्चर में पढ़ाए थे, तो वहां पर इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे कि जो मैथ में इंटीग्रेशन होता है वो ग्राफ में, याद करो क्या बोले थे, मान लो ये t1 है, मतलब ये देख लो, ये लिमिट अगर रख दें, ये t1 है और ये t2 है लिमिट, ये पूरा का पूरा इसी को बोले थे कि एरिया होता है। हाँ समझे? इस ग्राफ में देखो ये v है तो ये y एक्सिस पर हो जाएगा, जो t है वो x एक्सिस पर हो जाएगा, ग्राफ इनके बीच बना, और ये t1 है और ये t2 है, और ये जो है क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। ये एरिया जो है वो यही है। ये ध्यान देना, ये विस्थापन देता है, ये क्या देता है, यही विस्थापन। ये सब मालूम करना है, तुम पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ो, जो पिछला लेक्चर हम तुम्हें बताए हैं ये सब कुछ बता चुके हैं, तो ध्यान देना। तो अब फाइनली यहाँ पर हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, तुम इसको समझो, क्योंकि ये रिलेट करना था, इसको उसके साथ जोड़ना था, इसीलिए जो है हम ये दोनों एग्जाम्पल साथ साथ ले रहे हैं। देखो, इसी से ये आया और इससे 16 मीटर आया। अब सुना ध्यान से, तो कहीं ना कहीं इसका भी ओरिजिन ये है, और इसी को ग्राफ में क्या बोले थे, एरिया। इसी को ग्राफ में क्या बोले थे, एरिया होता है। तुम देख लो यहाँ पर जब क्या निकाले हो, बताओ वो कितना आया है, 16 मीटर आया है। तो बताओ फॉर्मूले मैथ वाले फॉर्मूले से भी 16 मीटर आ रहा है, और ग्राफ, तो अगर तुम्हें ये सब आ रहा था कोई बात नहीं, अभी जो हम मेन पॉइंट बताने वाले हैं जिसका आगे हमें यूज पड़ेगा, उसको सुनो ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ध्यान देना, जो मैथ में इस तरीके से हल करोगे वो वाला पार्ट, जब वेग और समय ग्राफ बना रहेगा, वेग और समय के बीच जो एरिया आएगा वही उसका विस्थापन देगा। समझे? क्योंकि तुम्हें रिवीजन नहीं होगा, तुम अच्छे से इसको याद नहीं किए होगे, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा। अगर तुम रिवीजन किए होगे तो ये तुम्हें दिक्कत नहीं आना चाहिए। ध्यान देना, डी डी का इंटीग्रेशन हमेशा ग्राफ में क्या देता है, एरिया देता है। इसलिए इसको याद कर लो, समझ करके, क्या वेग और समय के बीच एरिया वो उस वस्तु का विस्थापन देता है। समय वेग के बीच बने हुए ग्राफ का एरिया विस्थापन देता है। इधर वेग दिया है v, और इधर जो है t दिया है समय। बस आ रहा है? अभी इसको नोट करो, कर लेना, क्वेश्चन करवाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले अभी क्या नोट करोगे, जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसा बना है, क्लियर ना, किसके किसके बीच ग्राफ बना है बताओ, वेग और समय के बीच। तो ध्यान देना, एक एरिया बना है t वाले x एक्सिस के ऊपर, और एक एरिया बना है समय वाले एक्सिस के नीचे। तो जितने एरिया इस वाले एक्सिस के ऊपर बनते हैं वो एरिया पॉजिटिव होता है, और जो t
बी एक्सिस के नीचे है बना हुआ वो एरिया नेगेटिव होगा। ध्यान देना, अगर इसको तुम एरिया A1 मानते हो और इसके एरिया को A2 मानते हो तो ध्यान देना, वेग और समय दे करके क्वेश्चन में तुमसे दो चीजें पूछ सकता है, पहला विस्थापन और दूसरा दूरी। तो अगर विस्थापन पूछा तो सिंपली दोनों को जोड़ देना, जो प्लस है उसको प्लस के साथ रखना, जो माइनस है उसको माइनस के साथ रखना। लेकिन दूरी कभी माइनस होता है क्या? दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको भी प्लस बनाकर रखोगे, मतलब A1 का मॉड मतलब पॉजिटिव बना करके प्लस A2 को भी पॉजिटिव बना करके दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगा। ध्यान देना, किसके किसके बीच ग्राफ दिया रहेगा? बोलेगा वेग और समय के बीच के ग्राफ का एरिया क्या देगा। जो कभी भी एरिया पूछे तो अगर तुम्हें कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया इसके इसके बीच का एरिया क्या देगा, अगर ये तुम कंफ्यूज हो गए, तुम्हें भूल गए तुम कि क्या होगा रटते समय, तो सिंपल सा ट्रिक है y इंटू एक्स कर देना। मतलब y इंटू एक्स करोगे, y इंटू एक्स, ये होता है मीटर पर सेकेंड और ये होता है सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर आ गया। मीटर बताओ फिजिक्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका यूनिट मीटर होता है? दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। वहां से हम चेक कर लेंगे, इसका मतलब कि इनके बीच का एरिया, एरिया मतलब y इंटू एक्स। अब प्रवणता पूछता तब, वो प्रवणता होता है y बाई एक्स। मतलब ट्रिक बता रहे हैं कि अगर कभी भूल गए कि किसका प्रवणता क्या देता है, किसका एरिया क्या देता है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या करोगे, प्रवणता क्या देता है तो y बाई एक्स। अब यूनिट इसका निकाल लेना, यूनिट मतलब मात्रक निकाल लेना, मात्रक जिसका मैच करेगा वो देगा, उसका गुणा कर देना, उसका यूनिट जिससे मैच करेगा वो आंसर उसका हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये ट्रिक है, इसको ध्यान दे रहना। बाकी जो है इसको नोट कर लो, तो इस पर एक क्वेश्चन करवाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक तो तुमसे विस्थापन पूछ रहा है कितने सेकंड के बीच में, 0 से 4 सेकंड के बीच में। तो जितने भी ग्राफ में एरिया बना होगा, जितना भी एरिया बना होगा, सभी एरिया को जोड़ देना। लेकिन ध्यान दे करके, क्या ध्यान दे करके, जो एरिया ऊपर बना होगा वो प्लस वाला होगा, जो एरिया नीचे बना होगा वो माइनस वाला एरिया होगा। तो प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़, आंसर आएगा क्या? कौन सा सही वाला आंसर? विस्थापन। ये बताओ कि इसका टोटल एरिया कितना आएगा? इसका टोटल एरिया तो A1 मान लो कि प्लस में आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर है। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ। बता इसका बेस कितना होगा? 3। इसका बेस कितना आएगा? 3। बता इसका हाइट कितना है? 10। ये आ गया 15। जो नीचे एरिया बना है वो ये है। ये हमें मालूम है कि ये माइनस आएगा, माइनस लगा दिया। हाफ। बता बेस कितना है? तो बोलेंगे बेस है 4 में से 3 घटाएंगे 1, ये बेस हो गया। अब बताओ 1 तो हो गया बेस। बता लंबवत ये कितना है? लंबवत माइनस छोड़ दो, सिर्फ वैल्यू बताओ, क्योंकि माइनस तो लिख ही चुके हैं पहले ही हम लोग, एरिया का माइनस लिख। कितना हाइट है बताओ ये? तो वो बेस आ गया 1 और हाइट आ गया 10, या -5 आ गया। अच्छा अब ध्यान देना, तो ये बताओ कि विस्थापन सबको सिंपली साइन के साथ जोड़ देंगे। तो A1 आ गया 15 और A2 आ गया -5, क्या 10 मीटर हो गया? लेकिन बताओ दूरी क्या होता है? ध्यान देना, दूरी हो जाएगा A1 को प्लस बनाकर, A2 को प्लस बनाकर जोड़ेंगे। जब प्लस बनाकर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 20 मीटर। समझे कि नहीं? नोट कर लो ये आंसर।
पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पूरे गति के दौरान कौन सा ऐसा समय अंतराल है, यहाँ पे 3 पार्ट में तुम्हें ग्राफ दिख रहे होंगे, 3 टुकड़ों में, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तीनों में जो पूरा गति के दौरान है त्वरण किसमें सबसे ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना, अगर हम अलग अलग निकालें, 0 से 2 के बीच में त्वरण निकालें, त्वरण याद करो, ग्राफ में वेग और समय के बीच ग्राफ का प्रवणता क्या देता है, और समय के बीच ग्राफ का प्रवणता क्या देता है, त्वरण। प्रवणता मतलब tan थीटा क्या देता है, त्वरण, बराबर। ये बताओ क्या है, ये θ1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 10, आधार हो गया 2। अगर हम बात करें 2 से 3 सेकंड के बीच में, तो वो ग्राफ t के समांतर है। जब समांतर होता है उसका जो tan थीटा आता है, tan थीटा वो 0 आता है, क्योंकि tan थीटा ही त्वरण कहलाएगा, त्वरण 0 हो गया। 3 से 7 सेकंड के बीच में, बताओ 3 से 7 सेकंड के बीच में, ध्यान देना, देखो वैसे तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल जो है उसका tan थीटा प्रवणता कहलाएगा, ये जो थीटा है ना उसका tan थीटा प्रवणता कहलाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि जो कोण ये बनेगा वही कोण ये बनेगा, हम इतना नीचे आकर के ये कोण ना निकाल करके हम ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो इसका कोण निकालना और इसका कोण निकालना बात एक ही है, तो इसको हटा दो तुम। अब ध्यान देना, इस वाले त्रिभुज में बता ये वाला हाइट कितना आएगा, बोलेंगे 30 में से 10 घटाओ 20। ध्यान देना क्यों 30 में से 20 घटाते हैं, इनके बीच का दूरी निकालने के लिए। देखो 30 ये पूरा है और 10 ये है, अगर इनके बीच का दूरी चाहिए तो 30 में से 10 घटाएंगे तभी तो 20 मिलेगा, तो वही हाइट मिलेगा। अच्छा बताओ इनके बीच का कितना है, 4 है, 7 में से 3 घटाएंगे तो। अच्छा बताओ यहां पर त्वरण क्या मिलेगा, tan थीटा क्या मिलेगा, लंब बटे आधार 20/4, कितना आ गया, लियो। इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या देंगे, आंसर क्या होगा तब, बोला था पूरे गति दौरान से अधिकतम त्वरण, तो बताओ 505, 5 से ऊपर है क्या कोई मान इसमें, अधिकतम त्वरण। पांच मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर लिख लो, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जो पहला क्वेश्चन लिखवाए थे। खटाखट नोट करो, खटाखट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 0 से 3 सेकंड के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, एरिया तुम ध्यान से देखो ग्राफ को, एरिया कहीं पर भी नेगेटिव नहीं बनेगा। देखो यहां से यहां तक में कहीं भी ग्राफ नीचे बना है क्या, ग्राफ नीचे, जब ग्राफ नीचे बना ही नहीं तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा ध्यान देना, अगर हम इनके बीच का दूरी निकालना चाहें तो इनके बीच का एरिया निकालेंगे, इनके बीच का दूरी अगर निकालना होगा तो ये वाला एरिया निकालेंगे। अच्छा बताओ इनके बीच का दूरी निकालना हुआ तो, इनके बीच का दूरी निकालना हुआ तो ये एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया, वो उसके बीच का दूरी आ जाएगा। आ रहा है, हमको कहां से कहां तक के बीच में दूरी पूछ रहा है, 0 से 3, कितने एरिया हैं, चलो ऐसा करते हैं, इसका एरिया A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं और इसका A3 मान लेते हैं। बताओ A1 इक्वल टू हाफ, त्रिभुज है, हाफ 2 ये है और ये 10 है, क्या गया 10 आ गया। मतलब A2 बराबर, देखो ये
आयत है, रेक्टेंगुलर है। जब आयत होगा तो ये आ जाएगा 1। बेस कितना है, 3 में से एक 2 गया 1, ये आ गया 1। और ये वाला हाइट कितना है, 10। तो देखो 1 इंटू 10, ये 10 आ गया। जो A3 वाले का एरिया होगा, ये पूरा ध्यान देना, ये पूरा एरिया B और T के बीच का एरिया क्या देता है, भूल गए कदे? अभी इसी पर तो क्वेश्चन चल रहा था सर, स्थिति परिवर्तन। और इसे क्या बोलते हैं, अब चुप क्यों हो गए? स्थिति परिवर्तन को ही तो क्या बोलते हैं, तो वेग और समय के बीच एरिया का मान होता है विस्थापन। अच्छा बताओ, जहां वेग है वहां पर त्वरण कर दिया और इधर की तरफ क्या कर दिया, समय। अब बता, इनके बीच का जो T1 और T2 के बीच का समय का एरिया होगा, बता वो क्या देगा। देखो एरिया, कभी गलती से भी एग्जाम में भूल गए कि एरिया वाला क्या देता है, तो एरिया के लिए y इंटू एक्स होता है। अब प्रवणता के लिए बताओ क्या होता है, y बाई एक्स होता है। इसका जो मात्रक आएगा उसको चेक कर लेना, इसका जो मात्रक आएगा उसको चेक कर लेना कि वो कौन से वाले फिजिक्स वाले क्वांटिटी से मैच कर रहा है। इसका जो मात्रक आएगा उसको चेक करना कौन से फिजिक्स वाले क्वांटिटी से मैच कर रहा है। जैसे मतलब इसका एरिया निकालना है तो बताओ V इंटू टी, बताओ V इंटू टी जो है वो किसका मात्रक होता है, मीटर का, तो दूरी या विस्थापन दे देगा। बताओ A इंटू टी, ए टी, ये किसका आएगा, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होता है सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड क्या, मीटर पर सेकेंड। मतलब A इंटू टी वो क्या दे देगा, वेग, पहली बात। लेकिन ध्यान देना, अगर तुमसे ये बोल दे कि A और T के बीच का एरिया क्या देगा, तो इनके बीच का एरिया, तुम लोग बोलो पहले तो क्या देगा, पहले तुम लोग बोलो A और T के बीच का एरिया क्या देगा। अच्छा बताओ, B और T के बीच का एरिया क्या दिया था, विस्थापन। A और T के बीच का एरिया क्या देगा, नहीं गलत बोल दो, ध्यान देना, B और T के बीच का एरिया स्थिति परिवर्तन देगा, A और T के बीच का एरिया वेग परिवर्तन देगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार बोल रहे हैं, ये एक बार हम बता चुके हैं, हिंट दे चुके हैं। तुम उस लेक्चर को ध्यान से देखे नहीं होगे या समझे नहीं होगे, तो उसको दोबारा हम दोहरा रहे हैं। ये बताओ एरिया को मैथ के भाषा में कैसे लिखते हैं, तो बोलते हैं v dt का इंटीग्रेशन t1 से कहां तक, यही बताओ क्या है, एरिया। एरिया तो है लेकिन ग्राफ वाले में इसको एरिया बोलेंगे ना, लेकिन ध्यान देना, बताओ इसी को तुम लोग dr बोलते हैं, r शुरुआत का, r फाइनल का, ध्यान देना इसी को तो बोलते हैं r फाइनल माइनस r इनिशियल। अब बताओ ये क्या होता है, यही तो स्थिति परिवर्तन है, ये क्या है, स्थिति परिवर्तन है। बताओ अगर इसके एरिया को लिखना होगा तो इसका एरिया मैथ की भाषा में क्या लिखोगे, देखो ये ग्राफ का भाषा है और ये जो है मैथ है, तो बताओ ये तो हो गया ग्राफ का भाषा, लेकिन बताओ मैथ में क्या लिखोगे, ये dt का इंटीग्रेशन d इनिशियल से कहां तक। और ध्यान देना यही होता है dv का इंटीग्रेशन, याद करो शुरुआत और ये अंतिम वेग। ये बताओ कि dv को ही तो v बोले थे, dv का इंटीग्रेशन v होगा और अंतिम वेग माइनस क्या, प्रारंभिक वेग, v फाइनल माइनस v इनिशियल। बताओ ये जो आया है वो ये है, वही किसके बराबर है, a dt के इंटीग्रेशन के बराबर है। किसके बराबर है बताओ, a dt के इंटीग्रेशन बराबर है, और वही किसके बराबर है, वही किसके बराबर है, एरिया के। अब तुम तीनों को जोड़ो तो तुम देखो सही जवाब दे पाओगे। अगर हम ये बोले कि
ए और टी के बीच का एरिया वेग देता है कि वेग परिवर्तन देता है? देखो एरिया, ए और टी के बीच का एरिया नहीं दे रहा है, वेग परिवर्तन दे रहा है। मतलब तीनों कनेक्टेड है कि नहीं एक दूसरे से? तुम ऐसे समझो, ये मैथ हो गया, ये ग्राफ हो गया। ग्राफ में एरिया वेग परिवर्तन देगा, मैथ में ये करोगे तो वो भी, समझे कि नहीं? तो बस हो गया। ये इस पर क्वेश्चन अभी इसके पहले किए थे, इसी पर क्वेश्चन। और चूंकि दोनों के एक साथ बता दिए तो दिमाग में दोनों को तुलना करके पढ़ लो कि कौन क्या देगा कौन क्या देगा। इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इस पर क्वेश्चन जा रहे हैं हम लोग करने। करने से पहले तुम लोग नोट करो इसको, उसके बाद क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? 0 समय पर उसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और t=6 सेकंड पर जो फाइनल है वो पूछ रहा है। बताओ, ये दिया है और ये पूछ रहा है और ग्राफ तुम्हारे सामने है। बताओ ए और टी के बीच बने ग्राफ का एरिया क्या देता है? भूल गए सब? अभी बोले थे इनके बीच बने ग्राफ का एरिया या क्षेत्रफल वेग परिवर्तन देता है। मतलब इसका टोटल एरिया निकालो। मतलब 0 से 6 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड के बीच कुल एरिया क्या होगा? इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, A1 प्लस A2। पता A1 वाला क्या है? त्रिभुज है, तो हाफ बेस हो जाएगा 2, हाइट हो जाएगा 20 प्लस A2। बताओ A2 ये है, अब वो आयत है, इसका ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4, और ये कितना होगा? बताओ, ये आ गया 20 प्लस कितना हो गया? समझे? बताओ ये क्या आया है? टोटल एरिया। बताओ ये किनके बीच का एरिया है? जिनके बीच का एरिया होगा उनके बीच का वेग परिवर्तन देगा ना। ये है 0 से 6 सेकंड के बीच का एरिया। जब 0 से 6 सेकंड के बीच का एरिया है तो समझो इधर ध्यान से देखो, एरिया जितने समय के बीच का होगा, समझ आ रहा है? एरिया मीटर नहीं होगा, ये वो तो मीटर डायरेक्ट यूनिट रख देना, लास्ट में जो आना होगा। एरिया जो 0 से 6 सेकंड के बीच में है वो 100 है। देखो इसको कैसे लिखेंगे? वेग परिवर्तन फाइनल माइनस बी इनिशियल इक्वल टू 100। और सुनो ध्यान से, बताओ इनिशियल वेग 0 समय पर, अंतिम वेग 6 सेकंड पर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 6 सेकंड का वेग पूछ रहा है, और हमें मालूम है कि 0 समय का वेग यही 100 है। मतलब 0 समय का वेग कितना दिया है? 5। ध्यान देना, 6 सेकंड पर वेग निकालना है 100 प्लस, इसको इधर भेज दो, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर आ जाएगा 100 प्लस 5, ये आ जाएगा 105 मीटर। समझे कि नहीं? ऐसे ही हम लोग हल करेंगे। अच्छा बताओ, ये वाला क्वेश्चन दिए तो नहीं थे, लेकिन देते तो कैसे तुम हल करते? अगर हम पूछते तुमसे कि 2 सेकंड पर उसका वेग बताओ तो कैसे हल करते? अगर 2 सेकंड पर उसका वेग पूछते तो कैसे हल करते? 0 से 2 सेकंड के बीच का एरिया निकालते, वो एरिया बराबर होता अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब बताओ, ये एरिया बराबर होता अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग उस पार ले जाना जुड़ जाएगा। जैसे ये देखो, इस पार गया तो जुड़ गया, ये जुड़ गया, वैसे एरिया वाले में 5 जुड़ जाएगा। ये एरिया किनके बीच का होगा? 0 से 2 के बीच का होगा, अगर 2 सेकंड पर पूछेगा तो। बात समझे कि नहीं? कर लोगे ना? बताओ, ये जो स्थिति का ग्राफ बना है, ये कोई वस्तु होगा ना, जो वस्तु चल रहा होगा और
देखने वाला है वो उस वस्तु को जितने दूरी पर देखता होगा उसी का ग्राफ बनाया हुआ है। तो बताओ, अगर कोई मान लो टाइम टी नॉट है, कोई भी टाइम, इसी को ऊपर बढ़ाओ ऐसे डैश डैश करके, तो एक ही समय पर ये वैल्यू ग्राफ को दो जगह कट किया। एक यहां पर कट किया, मान लो उसका यहां पर वैल्यू आ गया R1 दूरी, यहां पर कट किया, इसको मान लो ये आ गया R2 दूरी। ध्यान देना, एक ही समय पर क्योंकि ये ग्राफ एक ही वस्तु बना है, समझने कि दो वस्तु चल रहे हैं, दोनों का मिलाकर के यहाँ बना दिया ये ग्राफ किसी एक ही वस्तु का होगा। तो किसी एक वस्तु का बना हुआ ग्राफ में एक ही समय पर वो दो जगह कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वस्तु एक ही समय पर दो जगह दिख रहा है। एक ही समय पर वो वस्तु इतने भी दूरी पर दिख रहा है और इतने भी दूरी पर दिख रहा है। अब उसको प्रैक्टिकली सोचो कि एक ही समय हो रहा है, एक ही समय पर एक वस्तु दो जगह दिख रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां भी दिखे और यहां भी दिखे? नहीं, या तो यहां दिखेगा या तो यहां दिखेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल चाल जो है वो वेग का परिमाण है, मतलब वेग का परिमाण चाल कहलाता है। और परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बताओ, वेग का परिमाण ही तो चाल कहलाता है, और कभी परिमाण नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। जबकि यहां देखो, ये ग्राफ जब तक इस एक्सिस के ऊपर है तब तक तो प्लस है, लेकिन जैसे ही यहां से नीचे आ गए तो v वाला y पर है ना, तो देखो इसके नीचे कहीं पर भी ग्राफ देखोगे तो y तो निगेटिव हो जाएगा ना। x के नीचे y निगेटिव होता है, और y पर कौन है? चाल है, तो नीचे जितने भी ग्राफ होंगे उसका चाल निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये निगेटिव चाल आ गया, जो कि संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि वेग का परिमाण मतलब चाल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे तो समय बढ़ रहा है, लेकिन देखो अभी समय पर दूरी ये है, और आगे बढ़े तो समय बढ़ गया, लेकिन देखो दूरी क्या हो गया? अभी यहां था, अब यहां दूरी देखो, अभी यहां था शुरुआत वाले समय में, और समय बीत गया तो देखो दूरी घट गया। और आगे बढ़ो, यहां आ गए, देखो इसका रीडिंग y पर, यही तो दूरी है ना। देखो पहले यहां था दूरी, अब देखो ओरिजिन की तरफ, मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। जो मूल बिंदु की तरफ आ रहा है तो घटेगा ना। बताओ, समय बढ़ने के साथ साथ उसका दूरी क्या कर रहा है? घट रहा है। अब ध्यान देना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दूरी हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं तुम्हें, जो है प्रैक्टिकली। देखो इधर सुनो, ये बताओ, जैसे मान लो यहां से हम चलना शुरू किए, समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, हम देखो अभी रुके हुए हैं, तो अभी तो ये दशा है कि दूरी 0 है, क्योंकि हम कुछ चले ही नहीं। लेकिन अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो अभी तक क्या हो रहा था कि 0, अब दूरी यहां एक कदम और आगे बढ़ाए तो दूरी और बढ़ गया, एक कदम और आगे बढ़ाए तो दूरी और बढ़ गया। अच्छा बताओ, अगर उधर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो दूरी घटना शुरू कर देगा? तो बोलेंगे नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। उधर गए, हाँ विस्थापन घटेगा, क्योंकि वहां से उधर गए तो विस्थापन भी बढ़ रहा था इधर की तरफ, दूरी भी बढ़ रहा था इधर की तरफ। लेकिन जब लौटोगे ना तो दूरी तो जुड़ता जाएगा, कदम कदम जितने भी होंगे सब दूरी जुड़ते जाएंगे। अलग बात है कि विस्थापन अब उसके नजदीक जा रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु के नजदीक हम जाएंगे तो विस्थापन घटेगा। अगर उसी पर फिर दोबारा आ गए तो
विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना दूरी कितना हो गया, डबल हो गया, गए और आए, दोगुना हो गया। तो दूरी एक ऐसा क्वांटिटी है जो समय के बीतने के साथ साथ हमेशा बढ़ता ही रहेगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जितने पर वो रुक गया दूरी पर, वो उसी दूरी पर रुका ही रहेगा। दूरी के साथ सिर्फ दो कंडीशन है, या तो वो रुका रहेगा या तो बढ़ता रहेगा, कभी पीछे घटेगा नहीं दूरी।